Let us start and continue Gauss law. Yesterday we have studied Gauss law. Phi equals E dot ds equals E ds cos theta equals charge enclosed by epsilon naught. Regarding Gauss law, पहली चीज Gauss law is general law. General law appear in Maxwell's electromagnetic equation. Gauss law is general law appear in Maxwell's electromagnetic equation. Second, Coulomb's law is special case of Gauss's law. Coulomb's law is special case of Gauss's law. ये स्पेशल केस है Gauss law का. डेरिवेशन ऑफ Coulomb's law from Gauss's law. Coulomb's law को Gauss law से डिराइव किया जा सकता है, इसलिए Coulomb's law जो है स्पेशल केस है किसका? Gauss law का. Consider a point charge Q. Consider a point charge Q. Electric field is required at distance r from Q. Coulomb's law is स्पेशल केस ऑफ Gauss law. इसको आप देख रहे हो डेरिवेशन Coulomb's law का Gauss law से हो रहा है. कैसे हो रहा है? कंसीडर करो एक पॉइंट चार्ज Q, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डिस्टेंस r पर. अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड Coulomb's law से भी आएगी उसी पॉइंट पर, जो कि प्रूव करेगा कि Gauss law का स्पेशल केस Coulomb's law है. जैसे ये चार्ज Q है, इससे ये पॉइंट P है डिस्टेंस r पर. इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है.
ड्रा ए गासियन सरफेस, ड्रा ए गासियन सरफेस including point P. Draw a Gaussian surface including point P. P को एक Gaussian surface ड्रा करना है जिससे कि Q जो है सिमेट्रिक पोजीशन में आ जाए। किसी पॉइंट चार्ज को सिमेट्रिक पोजीशन में रखना है किसी सरफेस के अंदर, किस में रखना पसंद करोगे? किसी पॉइंट को हम किसी सिमेट्रिकल सरफेस में रखना चाहते हैं तो स्फीयर सबसे सूटेबल होगा। स्फीयर सबसे सूटेबल होगा। तो एज स्फीयर ड्रा ए गासियन सरफेस इंक्लूडिंग पॉइंट पी। किस तरह का स्फीयर? किसी पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए सिमेट्रिकली सबसे सही सरफेस अगर आप चुनोगे तो दैट इज स्फीयर। तो गॉस लॉ में दो साइड हैं, एक तो फाई है, फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस इक्वल्स ई डी एस कॉस थीटा इक्वल्स यूज कर रहे हो आप, फाई निकाल रहे हो, फ्लक्स ई कितना होगा? ई ही रहने दो, डी एस कॉस जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और एरिया वेक्टर भी इधर होगा। ई डी एस कॉस जीरो लिखते हो तो ये आ गया तुम्हारा ई एस इक्वल्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ई डी एस कास जीरो, देखो ई और डी एस में एंगल कितना बन रहा है? जीरो। कास जीरो करोगे, डी एस का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा सरफेस एस लिख दिया। सरफेस एस स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए ई डी एस कास थीटा का यूज किया गया। ई सरफेस इंटीग्रल डी एस कास जीरो, सरफेस इंटीग्रल डी एस, सरफेस इंटीग्रल डी एस की वैल्यू कितनी हो गई? एस इक्वल्स ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एक काम तुमने कर दिया, गॉस लॉ में दो ही साइड हैं, एक फाई वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और दूसरा है चार्ज इनक्लोज्ड वाला। अब दूसरा साइड निकालो, चार्ज इनक्लोज्ड कितना? इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q। इस सरफेस के अंदर चार्ज है Q। तो गॉस लॉ अप्लाई करो। अब इसके आगे यहाँ बढ़ते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग
गासेज ला, गास ला अप्लाई कर रहे हैं हम, तो E इंटू यही है गास ला, फाई इक्वल्स क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई तुमने निकाला कितना, E इंटू 4πr² इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया। E की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बाई 4πε0r² विच इज आल्सो कूलम्स लॉ। फॉर चार्ज क्यू। तो तुम डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन इसलिए किया गया कि पहला स्टेटमेंट मैंने दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है गास लॉ से, गास लॉ का स्पेशल केस कूलम्स लॉ है, तो तुमको कूलम्स लॉ को गास लॉ से ले आना पड़ेगा। गास लॉ से ले आया, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम क्यू। अब एक गासियन सरफेस ड्रा करते हैं। गासियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए, तो किसी पॉइंट को सिमेट्रिकल रखने के लिए हम जो है एक स्फेयर का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट को इनक्लोज्ड किया हमने किस में, एक स्फेयर में। फिर फाई के लिए यूज किया ई डी एस कास थीटा। ई डी एस कास 0, देख रहे हो ई और डी एस में एंगल कितना बन रहा है, 0, इक्वल्स हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सरफेस इंटीग्रल। इसकी पूरी एरिया ले लोगे, एरिया ले लिया, कितना आ गया, E इंटू 4πr²। अब गास लॉ, फ्लक्स इक्वल्स होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यूज किया E इंटू 4πr² इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स क्यू बाई 4πε0r² विच इज आल्सो कूलम्स लॉ फॉर चार्ज क्यू। थर्ड पॉइंट इसी में, थर्ड पॉइंट, कूलम्स लॉ, गास लॉ। गास लॉ is applicable to all situations either symmetrical or non-symmetrical theoretically। Gauss law is applicable to all situation either symmetrical or non-symmetrical theoretically। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि किसी एसिमेट्रिकल पोजीशन में या नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन में गास लॉ अप्लाई होगा कि नहीं, तो तुम्हारा आंसर होगा कि होगा। थ्योरेटिकली जो चीज़ ट्रू है वही ट्रू मानी जाती है। लेकिन नोट करके लिख लो कि अप्लाई नहीं करोगे नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन में। ये
एप्लीकेशन के लिए बता रहे हैं, अप्लाई करोगे, नोट अप्लाई गॉस लॉ। अप्लाई गॉसेज लॉ इन सिमेट्रिकल पोजीशन ओनली। अगर सिमेट्रिकल पोजीशन आपको मिल जा रही है तभी अप्लाई करो, नहीं तो घंटों सिमेट्रिकल सरफेस बनाने में लगाओगे। केवल सिमेट्रिकल पोजीशन मिले तभी अप्लाई करिए। इन नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन, अगर सिचुएशन या प्रॉब्लम आ जाए इन नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन, अगर आ ही गया तो इसको छोड़ दोगे। इन नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन, अगर नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन है तो यूज करो कूलम्स लॉ। अगर नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन ट्रायंगल आ गया, इस तरह की तमाम नॉन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, वैसी जगह पर आप कूलम्स लॉ यूज करिए। गॉस लॉ केवल सिमेट्री आप बना पाओ तो यूज करो, आसान होता है। लेकिन जब सिमेट्रिकल पोजीशन मिले तभी इसका यूज करो, नहीं तो कूलम्स लॉ का यूज कर दो। अब सिमेट्रिकल पोजीशन आप सोचिए और क्वेश्चन 2-4 लगाओ तो। ए चार्ज क्यू is placed at center of a cube of side length a charge q is placed at center of a cube of side length a। जैसे ये तुम्हारा क्यूब हो गया, इसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ। ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, then flux coming out from the whole cube flux coming out from the whole cube is A, Q, B, Q by A square, C, epsilon naught A square, Q by epsilon naught, D, Q by epsilon naught 6A square।
चार ऑप्शन है। होल क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए, देन फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 6a स्क्वायर। तो गॉस लॉ तुम्हारा ये क्यूब की पोजीशन क्या है? क्यूब के सेंटर में है। क्यूब के सेंटर में है मतलब सिमेट्रिकल लोकेशन पर है। चार्ज क्यू इज, अब सॉल्यूशन इसका करोगे, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड symmetrically at the center of the cube. Therefore, by Gauss law, flux coming equals charge enclosed by epsilon naught। इस केस में फाई की वैल्यू कितनी हो गई? चार्ज इनक्लोज कितना है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो तुमको कुछ करने नहीं है, केवल फ्लक्स जाएगा कितना? क्यू बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स कर रहे हैं। फ्लक्स के लिए वैलिड है ये। फ्लक्स कमिंग आउट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से बनाया जा सकता है। समझ गए होंगे? चार्ज क्यू इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकल लोकेशन में है, इसलिए फ्लक्स कमिंग आउट कितना हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है। Charge Q is placed at one corner of a cube. A charge Q is placed at one corner of a cube, then flux coming out from whole cube is a Q by 4 epsilon naught, B Q by 12 epsilon naught, C Q by 8 epsilon naught, D Q by 6 epsilon naught। अब चार्ज जो है यहाँ न रख के कहाँ रख दिया गया? यहाँ। चार्ज Q is placed at one corner of a cube, एक कार्नर पे रखा गया।
अब क्यू को तुमको सिमेट्रिकल लोकेशन में ले आना है। अगर सिमेट्रिकल में ला दिए तो गॉस लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब एक इस कार्नर को सेंटर में ले आने के लिए कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी आपको? इसी तरह के, जैसे ये है, इसके एक यहाँ पे रखा है। अब इसको सेंटर में ले आना है। कैसे ले आओगे? एक क्यूब ऐसे रखोगे, दूसरा ऐसे रखोगे, तीसरा ऐसे रखोगे। कितने क्यूब हो गए? 3 रखे, एक ऑलरेडी है, लेकिन इधर ओपन है ये, तो इधर ओपन के लिए 4 क्यूब और रख दोगे तो ये बीच में नहीं आ जाएगा। तो कितने क्यूब की ज़रूरत होगी? 8 क्यूब। 1 2 3 4, नीचे 4 और, तो कितने हो गए? 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 क्यूब जो है फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम 8 क्यूब एज, वही गॉस लॉ जो बता रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कितने क्यूब से तुमको चाहिए? 1 क्यूब से चाहिए। तो 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज जा रहा है, तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम 1 क्यूब इज, बताओ, 8 मीटर कपड़े का दाम 100 रुपये है, 10 मीटर का 1000 रुपये है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 100 रुपये। ये कैलकुलेशन कर लोगे ना, तो सेम वही कैलकुलेशन है। 8 क्यूब से कितना जा रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा आंसर कौन सा हो गया? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कार्नर पे रखा जाएगा, तो होल क्यूब से 1 क्यूब से कितना जाएगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। जबकि सेंटर में रखा जाएगा तो होल क्यूब से कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्वेश्चन एक और हो सकता है। क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ, a charge Q is placed at center of a cube. At center of a cube, then flux coming out from each faces of the cube. ईच फेसेज अब कह रहा है। पहली बार क्या कहा था? होल क्यूब की बात की थी। अब किसकी बात किया जा रहा है? ईच फेस। तो फर्स्ट हम लोग निकाले थे flux coming out, flux coming out from
होल क्यूब by Gauss's law. Flux coming out from whole cube by Gauss's law, phi इक्वल्स तुमने निकाला था क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? एक क्यूब में गिनो कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेसेस। तो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम 6 फेसेस of cube is q by epsilon naught. Flux coming out from 6 faces of cube is q by epsilon naught. Then flux coming out from one face ऑफ क्यूब, सीधा यूनिटरी मेथड क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? एक फेज से इसके कितना जा रहा है? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, चलो आज हम लोग 2-4 प्रॉब्लम किए, कल और किया जाएगा इसके आगे, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताएंगे। थैंक यू।